नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 30 अक्टूबर को हिमाचल में 4 सीटों पर होंगे उपचुनाव। अधिसूचना जारी होते ही 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू। 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का किया दावा। कांग्रेस पर भी साधा निशाना। उपचुनाव की घोषणा पर बोले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार कांग्रेस, जल्द करेंगे उम्मीदवारों की घोषणा, जीतेंगे सभी 4 सीटें। और शिमला के एक होटल से पकड़े गए 2 अफगानी नागरिक। गुजरात की बंदरगाह पर पकड़ी गई 9,000 करोड़ की हेरोइन मामले में दोनों का है बड़ा हाथ। चुनाव आयोग की ओर से आज हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही प्रदेश के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिनमें सोलन, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा शामिल हैं। इन जिलों में 5 नवंबर तक आचार संहिता लागू रहेगी। इसके साथ ही इन जिलों में तबादलों से लेकर नई घोषणाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। आचार संहिता लगते ही सीएम जयराम ठाकुर का किन्नौर दौरा भी रद्द कर दिया गया है। शिमला में मुख्य चुनाव आयुक्त सी पाल रासू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश में 1 लोकसभा सीट मंडी का उपचुनाव 30 अक्टूबर को होगा। इसी के साथ हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों के लिए भी इसी दिन चुनाव होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव में कोविड को देखते हुए पूरी एहतियात बरती जाएगी और मतदान केंद्र पर सैनिटाइज की व्यवस्था के साथ ही कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार 80 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है। गैजेट नोटिफिकेशन होगा जी 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को गैजेट नोटिफिकेशन होगा जी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, अच्छा उस दिन से नॉमिनेशन फाइल कर सकते। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगा 8/10 को और डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन का स्क्रूटनी होगी 11/10 को। लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉवल है 13/10 को लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉवल है। मतदान का तिथि है 30/10 को, मतलब 30/10 सैटरडे को जो पोलिंग होगा। काउंटिंग विल बी ऑन 2 नवंबर, 2 नवंबर को काउंटिंग होगा। तो सारे इलेक्शन प्रोसेस 5 नवंबर से पहले कंप्लीट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो आचार संहिता सुबह से ही लागू हो गया। इसके लिए हमने कल सारे जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज उनके साथ कल मीटिंग करके उनको ब्रीफ करेंगे 11:30 बजे। और 1 बजे जो डीसी से संबंधित जो 8 जिला में जो इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है जो 8 जिला है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, सोलन एंड शिमला। तो ये 8 जिला, जो 4 जिला में चुनाव नहीं है वो 4 जिला है, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। इन 4 जिला छोड़ के जो 8 जिला में लगभग 1 महीने के जो, मतलब अभी 5 तारीख तक आचार संहिता लागू होगी। जो मतदाता 80+ होंगे, जो उनके एज, वो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। वो मतलब इससे ऑप्शनल है। और डिसेबल्ड वोटर, पीडब्ल्यूडी वोटर कहते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनको भी पोस्टल बैलेट दी जाएगी। वहीं उपचुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश में सियासी दावों और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने दावा किया कि हिमाचल में होने वाले उपचुनाव में भाजपा की भारी जीत सुनिश्चित है। शिमला में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही भाजपा पर उपचुनाव न करवाने का आरोप लगाती रही है। आज उपचुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस की सच्चाई जनता के सामने आ गई है। विपक्ष का यह आरोप न केवल बेबुनियाद है,
बल्कि लोगों का ध्यान बांटने का भी एक घटिया प्रयास है। साथ ही रणधीर ने बताया कि भाजपा प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर 2 से 3 दिन में प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथियां घोषित करने का स्वागत करती है और हमने कभी नहीं कहा कि ये चुनाव नहीं होंगे। और आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करने की घोषणा की है, चुनाव की तिथियों की घोषणा की है, उससे कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप निराधार साबित हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाना नहीं चाहती या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग चुनाव आयोग में इंटरफियर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और चुनाव ना कराने का षड्यंत्र रचते हैं। हमने हमेशा कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। जब भी चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा, तिथियां घोषित करेगा, हम चुनाव लड़ने की सारी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आज तिथियां घोषित हुई हैं और नामांकन पत्र जो है वो 1 तारीख के बाद भरे जाने हैं। उससे पहले हमारी पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें तीनों विधानसभा सीटों के लिए और मंडी लोकसभा सीट के लिए जो कैंडिडेट है वो तय करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और फिर केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर अंतिम नाम का फैसला करेगा, जिसको लेकर हम फील्ड में जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता फील्ड में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी गंभीरता के साथ, पूरी मेहनत के साथ इन चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और कृषि मंत्री ने भी उपचुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। ऊना में विद्युत विभाग के कार्यालय का उद्घाटन करने आए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के सभी चुनावों में पार्टी द्वारा विकास के आधार पर जनता के बीच जाने का दावा किया। उन्होंने सभी सीटों पर पार्टी की जीत का दावा करते हुए 2 नवंबर को चुनावी नतीजे आने के बाद कांग्रेस को आईना दिखाने की बात कही। वहीं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस के बीजेपी पर हार के भय से उपचुनाव न कराने के आरोप का जवाब मिलने की बात कहते हुए कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश होने का दावा किया। हाँ, प्रदेश में 4 उपचुनाव हैं और आज ही डिक्लेयर हुए हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही चुनाव के लिए तैयार है और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हम चारों के चारों उपचुनाव जीते। हमारे जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का है, विधानसभा का है, भारतीय जनता पार्टी सारे उपचुनावों को जीतेगी और साथ में कांग्रेस के विपक्ष के नेता द्वारा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं द्वारा समय समय पर ये भ्रम पैदा किया जा रहा था, ये बाई इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं। बीजेपी हार की वजह से इनको टाल रही है। आज उनका भ्रम जो है वो लोगों के सामने आया है कि उन्होंने किस तरह से लोगों को गुमराह किया है। उनको इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की मनोस्थिति हमेशा ऐसी रही है कि उन्होंने हमेशा झूठ और लूट की राजनीति की है। जब सत्ता में आते हैं तो लूट की राजनीति की है और विपक्ष में होते हैं तो झूठ बोलने की जो है और प्रदेश को गुमराह करने की जो है वो राजनीति ये लोग जो है वो करते आए हैं। आज इनका झूठ जो है वो बेनकाब हुआ। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि वो उपचुनाव के लिए पहले से तैयार थी, ये तो बीजेपी थी जो चुनाव से भाग रही थी। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों का चयन कर आलाकमान को भेजेगी और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी की जाएगी। हम तो चुनावों के लिए पहले से तैयार थे। चुनाव से तो भारतीय जनता पार्टी भागी है। आज जब दबाव पड़ा चारों तरफ से तो चुनाव आयोग भी दबाव में आया। आज चुनाव हो रहे हैं, हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
जो उम्मीदवार हैं उसका भी हम बहुत जल्दी फैसला करने वाले हैं। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इन 4 उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी जो अपनी भारी जीत जो है दर्ज कराने वाली है। चुनावों में अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिनको लेकर जो है आपको, क्योंकि चुनावी बिगुल बच चुका है, मेन क्या बहुत मुद्दे सारे मुद्दे हैं। नंबर 1 मुद्दा विकास, हिमाचल में विकास बिल्कुल ठप पड़ा है। दूसरा मुद्दा महंगाई, आज महंगाई जो है आसमान छू रही है, समाज का हर वर्ग जो है महंगाई से परेशान है। तीसरा बेरोजगारी, जिसको लेके हम जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार हमारी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती जा रही है, कर्जे पे सरकार चल रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हम जो है पहले से ही जनता के बीच में। उम्मीदवारों के चयन को लेकर क्या कमेटी कब तक गठित कर दी जाएगी और कब तक जो है फाइनल का उम्मीद रखेंगे? देखिए, आज घोषणा हुई है, अभी समय है, बहुत जल्दी ही हम अपने पार्टी की जो हमारी आला कमान है बैठ के हम बात करेंगे और जल्दी ही हम घोषणा। उपचुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने जहां उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया, तो वहीं कहा कि उपचुनाव में जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। चुनाव में सरकार को जनता का ऐसा करारा थप्पड़ पड़ेगा जिससे इनके कान की मैल निकल जाएगी। तो इन उपचुनावों को हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार चाहे महंगाई है, चाहे आपकी भ्रष्टाचार है, आज चाहे डीजल है, पेट्रोल है, एलपीजी के दाम है, महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाएं प्रदेश की हताश है, और ख़ास रूप से बेरोजगारी, जैसा मैंने कहा, पर चरम सीमा पर है। पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा बागवानों ने किस तरीके से अपना रोष प्रकट किया, और अब तो जो भाजपा के भी कई नेता, जो किसान बागवान नेता है, जिनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ से, वो भी इस सरकार से जो है वो रुष्ट है कि बागवानों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। जो दाम कम दाम आपके बागवानों को अभी सेब के मिले हैं या टमाटर के मिले हैं, कई किसानों को खीरे के मिले हैं, और सरकार की ओर से ये कह दिया जाता है कि ये तो भैया फ्री मार्केट है, आप अपनी दाम खुद तय करें, मार्केट तय करेगा, इकोनॉमी तय करेगी। अगर इकोनॉमी ने ही सब कुछ तय करना है तो आप कुर्सियों के ऊपर क्यों बैठे हैं? आपको त्याग पत्र देना चाहिए। सबसे पहला त्याग पत्र देना चाहिए महेंद्र सिंह जी को, जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है। दूसरा देना चाहिए जो आजकल अर्थशास्त्री बने हुए हैं, सुरेश भारद्वाज जी, इकोनॉमिक्स आती नहीं है, इकोनॉमिक्स की ई वो जानते नहीं हैं, और हमको इकोनॉमिक्स का पाठ पढ़ा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को और ऐसे सरकार के मुखिया को। तो ये आने वाले समय में इसका करारा जवाब मैं कह सकता हूँ, प्रदेश के बागवान, प्रदेश के किसान, प्रदेश की महिलाएं एक करारा जवाब इस सरकार को देगी। इस सरकार के जो कान के पर्दे जो बंद हो चुके हैं, ऐसा थप्पड़ पड़ेगा कि सारा का सारा जो है कान की मैल जो है वो बाहर निकल आएगी। हिमाचल प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड में बीते दिनों बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर आज कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि एक तरफ जहां प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों के युवाओं को रोजगार दे रही है। महंगाई कहां से आई? भाजपा लाई, गली सड़ी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश में राज्य बिजली बोर्ड में बीते दिनों बाहरी राज्य के युवाओं को नौकरी देने के मामले पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार का विरोध कर रही है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष रैली निकाली और इन भर्तियों का विरोध किया। कांग्रेस की माने तो प्रदेश में 13 लाख से ज्यादा युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं और सरकार इन युवाओं को दरकिनार कर दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार देने में लगी हुई है। लगभग 14 लाख युवा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। इतने युवा बेरोजगार होने के बावजूद भी जयराम जो सरकार है बाहरी राज्य के युवाओं को रोजगार दे रही है, बहुत ही निंदनीय है। इसका युवा कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है और साथ में चेताना चाहती है कि जयराम सरकार इस फैसले को जल्द वापस ले। बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी देने के अलावा प्रदेश के बेरोजगारों के हितों की अनदेखी पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला। हमीरपुर के गांधी चौक पर कांग्रेस के नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकारी नौकरी में बाहरी राज्यों की नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की। हमारे जो बेरोजगार 10 लाख के करीब बेरोजगार यहाँ पर
घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके हकों को, उनके हितों को इग्नोर करके उनके हितों के खिलाफ बाहरी लोगों को ये नौकरियां बेची जा रही हैं और ये बहुत बुरी एक प्रथा सरकार चला रही है। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर सिरमौर जिला कांग्रेस ने भी राज्यपाल को ज्ञापन भेज मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। जिला अध्यक्ष अजय बहादुर की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। जो नौकरियां दी जा रही हैं, खास करके अभी जो शुरुआत हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हुई है। इसमें ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा प्रतिशत जो है बाहर के लोग भर्ती करे गए हैं इसमें जेई में, और इसके साथ ही जो क्लास 4 क्लास 3 के भी हैं, जो नाहन में भी भर्ती हुई हैं, उनमें भी बाहर के प्रांतों के लोगों को उसमें भर्ती दी जा रही है, जो कि साक्षात हनन है हिमाचलियों के हक के ऊपर कुठाराघात है। जिला सोलन में कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से लेकर शहर के ओल्ड डीसी ऑफिस तक रैली निकाल प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोजगार बिल्कुल नहीं है हिमाचल प्रदेश में, कोई किसी तरह का रोजगार किसी को मुहैया नहीं कराया जा रहा। और हैरानी की बात तो ये होती है कि अगर रोजगार के कोई साधन, कोई एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन निकलते हैं और उनके किसी तरह से भी होता है, पिछले दरवाजे से भी अगर ये कर रहे हैं भर्तियां, तो बिहार के लोगों की भर्तियां, और ये अभी रिसेंटली जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जिस तरह की भर्तियां हुई और उसमें जो है वो बिहार के और बाहर के प्रदेशों के नवयुवकों को यहाँ लगा दिया गया। मैं समझता हूँ हमारे भी डिग्री धारक यहाँ सैकड़ों के हिसाब से सड़कों पर हैं। प्रदेश में आज उपचुनावों की घोषणा के बाद से कांग्रेस बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरने के साथ ही इसे चुनावी मुद्दा भी बनाने से पीछे नहीं हटने वाली है और अगले 1 महीने तक कांग्रेस सरकार की हर एक विफलताओं और युवाओं के साथ अनदेखी को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, हमीरपुर से अरविंद सिंह, नाहन से सतीश शर्मा के साथ सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने आज किसान विज्ञान संवाद कार्यक्रम के तहत देश भर के किसानों से संवाद किया। जिला सोलन के किसान भी इस वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में जुड़े। सोलन में डीएमआर संस्थान में किसानों और वैज्ञानिकों ने आपस में संवाद किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ सीधा संवाद करके किसानों का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 35 फसलों को किसानों को समर्पित किया है, जिनका विभिन्न परिस्थितियों में हर क्षेत्र में उत्पादन किया जा सकता है। इनसे किसानों को बड़ा फायदा होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज किसानों के साथ जो है वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं और उसमें जो है वो उन्होंने अभी 35 लगभग फसल की ऐसी वैरायटीज़ को जो है हम लोगों को दिया है, जो कि तरह तरह की परिस्थितियों में उसका उत्पादन बढ़ भी सकता है और उस जो पर्यावरण की परिस्थितियां हैं उससे जो है उससे को बचाया भी जा सकता है। तो ऐसी जो वैरायटीज़ है फसलों की वो उन्होंने जो है देश को समर्पित की है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही जो है यहाँ पे जो हमारा मशरूम डीएमआर है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है इंस्टीट्यूट द्वारा, जिसमें किसान और वैज्ञानिक और किसानों का परिसंवाद, मतलब आपस में इंटरेक्शन के बाद जो है वो क्या चाहते हैं उसके ऊपर भी चर्चा होगी। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है माननीय मोदी जी के संरक्षण में आज पूरे हिंदुस्तान में जो है वो किया जा रहा है। शिमला में डीआरआई ने शिमला पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है। छोटा शिमला के समीप एक निजी होटल से दोनों अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी कमल वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि डीआरआई यानी राजस्व सूचना निदेशालय ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से जब्त की गई हेरोइन की खेप की जांच के संबंध में राजधानी के छोटा शिमला स्थित एक होटल से 2 अफगान नागरिकों को रविवार देर शाम को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों की गुजरात के बंदरगाह पर पकड़ी गई हेरोइन की बड़ी खेप को भारत पहुंचाने में अहम भूमिका रही है। नोएडा बेस्ड जो रेवेन्यू इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने जो है हीरोइन जो है जब्त की थी।
तो उस कनेक्शन में जो है ये कुछ लोगों को जो है शायद इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी या इनकी इंटेरोगेशन उन्होंने करनी है, शायद कोई भी लिंक जोड़ने के लिए। तो ये 2 अफगानी लोग जो है हमारे यहाँ छोटा शिमला थाना के अंतर्गत जो है किसी होटल में ठहरे थे। तो हमें इन्फॉर्मेशन रेवेन्यू इंटेलिजेंस एजेंसी दिल्ली से हमें आई कि ऐसे कोई 2 लोग आपके इलाके में स्टे कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने वहाँ वापस लेके जाना था। तो इसके लिए उन्होंने हमारे शिमला पुलिस की मदद से जो है रात को उन लोगों को परसों रात को जो है 2 लोगों को उन्होंने इंटेरोगेट किया है, थाने में भी इंटेरोगेशन किया है और उसके बाद वो अपने साथ लेकर के जो है उनको दिल्ली चले गए। कुल्लू दशहरा में राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहना है प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुमित शर्मा का। मंगलवार को कुल्लू में प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसोसिएशन की कार्यकारिणी का गठन किया गया, तो वहीं युवा खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर भी बैठक में मंथन किया गया। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुमित शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान एक राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाने की कोशिश की जा रही है। अगर उनके प्रयास सफल हुए तो इसमें देश भर के राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे। साथ ही सुमित शर्मा ने बताया कि अब बॉक्सिंग को रोजगार के साथ भी जोड़ने का प्रयास एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग पूरी दुनिया में सबसे अधिक पैसे कमाने वाला खेल है। ऐसे में युवा खिलाड़ियों को बॉक्सिंग के माध्यम से ही रोजगार देने का भी प्रयास किया जाएगा। प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो होती है इसमें रोज़गार के लिए, जैसे प्रोफेशनल बॉक्सर्स जो होते हैं वो हाईली पेड होते हैं और दुनिया में इस वक्त बॉक्सिंग जो है वो सबसे ज़्यादा धन अर्जित करने वाला खेल है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप खेलते हुए इसमें कई एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कई लोगों का रोज़गार भी सृजित होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नेशनल इवेंट होगा तो जैसे लोगों के लिए मतलब रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, तो उसमें भी रोज़गार के साधन स्थानीय लोगों के लिए भी उत्पन्न होते हैं। और इसको हम एक टूरिज़्म की दृष्टि से भी जोड़ करके देख सकते हैं स्पोर्ट्स को क्योंकि बाहर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जब यहाँ खेलने के लिए आएंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इवेंट होगा तो टूरिज़्म में भी एक तरह से इसका नाम जाएगा कि हिमाचल में जो है कुल्लू मनाली में इस तरह की कोई प्रतियोगिता आयोजित हुई, तो उससे भी रोज़गार के साधन जो है हमारे यहाँ पे लोगों के लिए सृजित होंगे। तो ऐसे कई एक्टिविटीज़ हैं और जैसे कि हम अभी इसमें एक तैयारी कर रहे हैं कि हम इसमें चाहते हैं कि हम एक राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता जो है कुल्लू में दशहरा के दौरान करवाएं, क्योंकि दशहरा में इस बार कोविड के कारण जो है खेल की प्रतियोगिता मतलब कोई भी गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं या व्यापार के कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे। तो हम चाहते हैं कि एक कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक स्पोर्ट्स की छोटी सी एक्टिविटी, हम एक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट 1 दिन या 2 दिन का आयोजित करवाने का प्रयास करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।